Hello Unstoppables, here we are with another amazing class of Unstoppable Academy. This is day 89 and today we will cover the narration for sure, no doubt it will be covered, and we'll try to cover some few topics more, okay, apart from narration. Talking about the narration, so far we have gone through almost most of the things. सारे हमने Sundays कैसे बनाते हैं सब हमने देख लिया. Now I will not be talking about these things much. We have really talked enough, more than enough. Okay, तो सारे एग्जाम्पल्स सर एग्जाम्पल्स की आप प्रैक्टिस कर लेना. हमने देखा इन सारी चीज़ों को याद करना था जो आपके माइंड में होना चाहिए. सन फार्मूले के बारे में भी आपने कल देखा, सो यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. ओके, गोइंग अहेड, जस्ट अ सेक, समथिंग लाइक दिस. देन यू लर्न अबाउट ऑल दीज थिंग्स. अल्टीमेटली कल आपने क्वेश्चंस के बारे में देखा था कि अगर चाहे यस नो क्वेश्चन है, डब्ल्यूएच वर्ड क्वेश्चन हो, अगर यस नो हो तो वहाँ पर कंजंक्शन में मतलब दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए इफ या वेदर लगा दो, और डब्ल्यूएच वर्ड है तो वहाँ पर डब्ल्यूएच वर्ड तो लग ही जाएगा. और आस्क का यूज होता है, मतलब से आस्क में कन्वर्ट हो जाता है. और ये ध्यान रखना है कि जो सेकंड वाला सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच है, वो हमेशा अफर्मेटिव बनती है. इसके अगर एग्जांपल्स की बात करोगे तो पीछे यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स गिवन है. इस स्लाइड में सारे एग्जांपल्स है क्वेश्चन से रिलेटेड, तो इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड इन दिस इट्स गोना बी इजी पीजी. ओके, फिर भी और ज़्यादा एग्जाम्पल चाहिए तो आप चैट जीपीटी के पास जा सकते हो और ज़्यादा एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो. फॉर नाउ आई थिंक दिस इज इनफ. लास्ट में हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं हम उसकी बात करते हैं. ओके, वी विल नॉट बी रिवाइजिंग दिस मच ओवर हियर. हम लास्ट टॉपिक में लास्टली यहाँ पर हम इंपरेटिव सेंटेंस की बात करने वाले हैं. इंपरेटिव सेंटेंसेस की बात करने वाले. अच्छा, इंपरेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, पहले हम उसकी बात करते हैं. इंपरेटिव सेंटेंस मतलब ऑर्डर दे सकते हो, ठीक है ना. इंपरेटिव सेंटेंस मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना. इंपरेटिव सेंटेंस मतलब वार्निंग दे सकते हो. इंपरेटिव सेंटेंस मतलब एडवाइस दे सकते हो, ठीक है ना. इंपरेटिव सेंटेंस मतलब और क्या कर सकते हो, सजेशन दे सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो. ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस मतलब थ्रेटन दे सकते हो, मतलब धमकी दे सकते हो, कुछ इस तरीके से. तो ये कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपरेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं. एंड आई थिंक दीज आर द वंस. तो आपने ऑर्डर दे दिया, रिक्वेस्ट कर लिया, RQUEST रिक्वेस्ट हो गई, वार्निंग हो गई, एडवाइस हो गई, सजेशन हो गया. इसके अलावा भी देयर कुड बी मैनी वंस. जस्ट अ सेकंड, give me a second. Mainly talking about the imperative sentences over here. Let me cover all the rules related to that. I think I had a list of them if I'm not wrong, but it's really hard to find anything right now. So let's forget about everything and directly go ahead. Give me a second. Well, that's true. It's not really possible to get anything right now at once. So never mind. मेल imperative sentence के अंदर हम यही करते हैं, ऑर्डर करते हैं. तो he ordered me, he requested me, he warned me, he advised me, he suggested me. तो suggested हो गया, और advice suggested, that's gonna be okay. And apart from is that threaten हो सकता है, बट ओके मोस्ट ऑफ द केसेज में ही सभी का यूज होता है. इसके अलावा डोंट वरी, इसके अलावा भी अगर आ जाएंगे तो आप इजीली कवर कर लोगे. इन मोस्ट ऑफ द केसेज यू शुड जस्ट हैव द आइडिया किस तरीके से सेंटेंस बनते हैं, एंड देन इट्स गोना बी इजी पीजी. तो इंपरेटिव सेंटेंस मतलब ऑर्डर देते हो, इंपरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट करते हो, वार्निंग देते हो, एडवाइस देते हो, कुछ ये सारा का सारा काम करते हो किसमें, इंपरेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना. जैसे मैंने बोला गो देयर, तो यहाँ पर ऑर्डर दे रहा हूँ, प्लीज गो देयर, यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डोंट गो देयर, या तो समथिंग लाइक दैट. सपोज मैं यहाँ पर वार्निंग दे रहा हूँ, मैं कहूँ डोंट गो देयर, इट्स डेंजरस, समथिंग लाइक दैट. ओके, तो यहाँ पर मैं वार्निंग के टाइप में समथिंग लाइक दैट मैं बोल रहा हूँ. ओके, एडवाइस कह रहा हूँ कि डोंट गो देयर, यहाँ पर मैं सिंपली एडवाइस दे रहा हूँ कि तुम्हें एडवाइस दिया जा रहा है कि वहाँ मत जाओ. तो कुछ इस तरीके से सारे के सारे आ जाएंगे एग्जाम्पल्स आपके सामने, ठीक है ना. यहाँ पर क्या करोगे, अगर एडवाइस दे रहे हो, अगेन यहाँ पर से वो इन सब का तो यूज ही होगा, या तो से रहेगा, या तो सेज रहेगा, या तो सेड रहेगा. सिंपल सी बात है, आपको सिंपल से पता ही है, सेड रहेगा. तो इनमें से कि कोई भी आ जाए, तो अगर ऑर्डर दे रहे तो ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा सारा का सारा. अब आपको ये देखना कि क्या कर रहे हो. रिक्वेस्ट करे तो रिक्वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है ना. यहीं पर अगर वार्निंग दे रहे तो वार्न में कन्वर्ट हो जाएगा सारा का सारा. यहीं पर अगर एडवाइस दे रहे तो एडवाइस में कन्वर्ट हो जाएगा सारा का सारा. इज दैट क्लियर? तो दैट शुड बी प्रीटी मच इजी पीजी. तो जो जैसे क्वेश्चन बनाते तो वहाँ पर आस्क में कन्वर्ट हो जाता है, जब नॉर्मल सेंटेंस रहते हैं वहाँ पर टेल में कन्वर्ट हो जाता है. ऐसे ही जब आप इंपरेटिव सेंटेंस दोगे वहाँ पर ऑर्डर, रिक्वेस्ट, वार्न, कमांड, इन सारी वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाएगा क्या, जो आपका से है. अब इसके अलावा यहाँ पर सिंपल कंजंक्शन के तौर पर खास कुछ लगता नहीं, टू लगाकर सिंपली वर्ब लगा देते हो, इसको बस ध्यान रखना. एंड यहाँ पर भी कुछ याद रखने वाली खास कोई चीज़ नहीं. डायरेक्टली अब हम सेंटेंस बनाते हैं, बस इतना ही था. ओके, तो यहाँ पर हम मेनली बात करने वाले इंपरेटिव सेंटेंसेस की. तो लेट्स गो थ्रू दैट.
क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो मैंने बोला ही सेड, सपोज उसने ये कहा ही सेड कम हियर, उसने कहा कम हियर, ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस। उसने कहा ही सेड कम हियर, तो अल्टीमेटली जब आप इसको बनाओगे तो ही सेड, तो यहाँ पर सेड लगा हुआ है। अब जब इम्परेटिव सेंटेंस है, क्योंकि जो सेकंड वाला सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, अब आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर आप उसे ऑर्डर मान रहे हो, कि उसे रिक्वेस्ट करना मान रहे हो, कि उसे वार्निंग मान रहे हो, ठीक है ना, या तो उसे एडवाइस मान रहे हो। तो अगर आपने सोचा कि उसने मुझे आदेश दिया, तो ही ऑर्डर्ड टू कम हियर, इज दैट क्लियर, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पर क्या हुआ, सिंपल सी बात है, सेड का आपने ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया और बाकी जो रिमेनिंग सेंटेंस था उसको टू लगाकर जोड़ दिया। तो वही मैंने यहाँ पर रूल में भी बताया कि जो रिमेनिंग सेंटेंस है यहाँ पर टू लगाकर जोड़ जाएगा, टू प्लस वर्ब आ जाएगी, बाकी जो से है वो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, वार्निंग, एडवाइस इन सब में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट इज प्रीटी सिंपल थिंग। तो ये ऑर्डर टू कम हियर, ऐसे मैं बोलूँ कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, कम हियर, यहाँ आओ। ओके तो यहाँ पर आप बोल दोगे ही ऑर्डर्ड मी टू कम। अब यहाँ पर हियर का ऑफकोर्स आप देयर कर देते हो, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। कहीं पर भी हियर आ जाए जब आप बनाओगे तो वो देयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब आपने पहले ही देखा, दिस का दैट हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, टुमारो का द फॉलोइंग डे हो जाता है, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे। ऐसे ही उसने बोला या तो माई मॉम सेड, या तो माई मॉम सेज, मेरी मम्मी कहती हैं, क्या कहती हैं, प्लीज़ फिनिश योर फूड, मेरी मम्मी कहती कृपया अपना खाना खत्म करो। तो यहाँ पर आप बोलोगे माई मॉम, अब यहाँ पर अगर ऑर्डर करते हैं आपकी मम्मी तो आप ऑर्डर बोल दोगे, तो माई मॉम ऑर्डर्स टू फिनिश। अब यहाँ पर भाई अगर प्लीज लगा दे तो रिक्वेस्ट ही कर रही है, तो माई मॉम रिक्वेस्ट, ओके, माई मॉम रिक्वेस्ट टू फिनिश। अब योर फूड मतलब माई फूड, तो माई मॉम रिक्वेस्ट टू फिनिश माई फूड, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ऐसे ही बोल दोगे माई मॉम ऑर्डर्स, अगर मम्मी अगर आदेश दे रही तो माई मॉम ऑर्डर्स टू फिनिश माई फूड, यहीं पर अगर मम्मी एडवाइस दे रही हैं तो माई मॉम एडवाइजेज टू फिनिश माई फूड। ऐसे लास्ट में अगर मम्मी ने वार्निंग दी तो माई मॉम वॉन्ट्स टू फिनिश माई फूड। इज दैट क्लियर? तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, एग्जैक्टली बात किसी कर रहे हो, ऑर्डर की बात करें, एडवाइस की बात करें, रिक्वेस्ट की बात करें, वार्निंग की बात करें, कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर जाओगे। दैट इज अ प्रीटी सिंपल थिंग। ऐसे एक और मैंने कहा कि भैया ही सेड टू मी, सेड लगाते हैं तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे क्या कहा, गो टू स्कूल टुडे, कुछ इस तरीके से ये मुझसे उसने कहा। तो इसको अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर शायद वो मुझे एडवाइस दे रहा है, तो ही एडवाइज्ड मी, कुछ भी मान लो, ही एडवाइज्ड मी टू गो टू स्कूल। अब टुडे का दैट डे हो जाएगा, तो यहाँ पर बोल दो दैट डे, तो एडवाइज मी टू गो टू स्कूल दैट डे। इज दैट क्लियर? बहुत ज़्यादा सिंपल है। ऐसे ही यहाँ पर आस का भी यूज हो सकता है, एक मैंने यहाँ पर भूल गया, यहाँ पर आस को भी ऐड कर लेना अलग से। अगर सिंपल कोई काम कहने के लिए करते हो तो वहाँ पर आस का भी यूज कर सकते हो, तो यहाँ पर एडवाइस के साथ साथ आस को भी ऐड कर लेना। इसी का आप शुरू से लेकर अभी तक यूज करते आ रहे हो, तो अब आपको पता होगा कि वहाँ अभी तक हम वहाँ पर आस के यूज क्यों कर रहे थे। आस के यूज इसलिए कर रहे थे, यहाँ पर थोड़ा अगर सेंटेंस लाते हैं, क्योंकि हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बोल रहे थे। इज दैट क्लियर? जो शुरू में आपको आस का यूज मिला था ना, जहाँ पर आस का यूज होता था काम करवाने को, कहने के लिए, वो इसी के सेंस में हो रहा था। तो जैसे मैंने बोला ही सेड, उसने क्या कहा, ही सेड कुक फूड, खाना बनाओ, उसने ये बोला ही सेड कुक फूड, ये हो गया डायरेक्ट। इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा ही आस्क्ड टू कुक फूड, तो यहाँ पर उसने खाना बनाने के लिए कहा, तो यहाँ पर जो सेड है आज में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से आस्क के जो आप शुरू से लेकर अभी तक यूज करते आ रहे थे, रीजन ये है कि आस्क जब आप इम्परेटिव सेंटेंस बनाते हो वहां पर से को हटाकर आस्क यूज किया जाता है, इसीलिए वहां पर आस्क्ड का यूज होता है। इज दैट क्लियर? ओके। ऐसे ही अगर उसने रिक्वेस्ट किया तो आप रिक्वेस्टेड बोल दो, ही रिक्वेस्टेड टू कुक फूड, ठीक है ना। अगर उसने ऑर्डर किया तो ही ऑर्डर्ड टू कुक फूड। अगर उसने एडवाइस दिया तो ही एडवाइज्ड टू कुक फूड। बहुत ज़्यादा सिंपल है दोस्त, कुछ टेंशन नहीं लेना, जो भी आपको लगे। अगर आपको लगे कि एडवाइस दी रही है तो वहाँ पर एडवाइस लगा दो, रिक्वेस्ट की जा रही है रिक्वेस्ट लगा दो, वार्निंग दी जा रही है वार्न लगा दो, ठीक है ना। ऑर्डर दिया जा रहा है ऑर्डर लगा दो, सिर्फ कहा जा रहा तो आस्क्ड लगा दो। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर जाओगे। एनी कंफ्यूजन? माई ब्रदर
सेज टू मी, मेरा भाई मुझसे कहता है क्लोज द विंडो। ये तो प्लीज लगा दो, प्लीज क्लोज द विंडो, प्लीज क्लोज द विंडो। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, प्लीज लगा दिया मतलब रिक्वेस्ट की जा रही है, तो आप सिंपल बोल दो माई ब्रदर रिक्वेस्ट्स मी टू क्लोज द विंडो, खत्म। प्लीज को तो हटा ही दोगे क्योंकि वहाँ पर रिक्वेस्ट लगा दिया टू क्लोज द विंडो। कुछ इस तरीके से नॉर्मली आप संडेज को बना दोगे, दैट्स गोना बी प्रीटी मच इजी पीजी। तो इंपरेटिव संडेज में बस आपको यही देखना कि क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है कि सिर्फ काम करने के लिए कहा जा रहा है, कि ऑर्डर दिया जा रहा है, कि एडवाइस दी जा रही है, कि वार्न दिया जा रहा है। जैसे मैंने बोला माई फादर सेड क्या, डोंट प्ले, मेरे पापा ने कहा खेलो मत। तो अब अगर आपको लगता है मेरे पापा ने आदेश दिया, तो वहां पर आप बोल सकते हो माई फादर ऑर्डर्ड, क्या आदेश दिया, ना खेलने का, तो नॉट टू प्ले। ये हो गया पहला, दोनों को आपको जोड़ देना। या तो आपके अगर आपके पापा ने आपको एडवाइस दी तो माई फादर एडवाइज्ड नॉट टू प्ले। ऐसे अगर आपके पापा ने वार्निंग दी तो माई फादर वार्नड नॉट टू प्ले। और लास्टली अगर आपके पापा ने एडवाइस दे दी, सजेस्ट दे दिया, रिक्वेस्ट तो करेंगे नहीं तो उसको तो भूल ही जाओ, आस्क भी हो सकता है। तो माई फादर आस्क मतलब नॉर्मली पूछा ना खेलने के लिए, तो माई फादर आस्क्ड नॉट टू प्ले। सो अल्टीमेटली इनमें से सारे के सारे सही हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि उस संडेज को आप कैसे ले रहे हो। अगर प्लीज लग गया तो मोस्ट ऑफ द केसेस में रिक्वेस्ट कर रहे हो, नॉर्मली बोल दिया तो एडवाइस दे रहे हो। अब अगर टोन को ऊपर नीचे करके बोल दिया तो वहाँ पर आदेश दे सकते हो, वहाँ पर वार्निंग दे सकते हो। कुछ इस तरीके से संडेज को आप बोल दोगे एंड दैट इज प्रीटी सिंपल। सारे सारे यहाँ पर संडेज का ट्रांसलेशन हो गया है। इज दैट क्लियर टू यू? सो दिस इज हाउ वी हैव टू गो अहेड। यहाँ पर आपने देख लिया कि कैसे संडेज बनते हैं, जो यहाँ पर से सारा का सारा है ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंपली इनमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनमें, ऑर्डर में, रिक्वेस्ट में, वार्न में, एडवाइस में, डिपेंड करता है वो किस में कन्वर्ट होगा आपके सेंटेंस के ऊपर। और बाकी जो रिमेनिंग सेंटेंस है 2+1 की फर्स्ट फॉर्म लगाकर आप बना दोगे एंड दिस इज हाउ यू हैव टू गो। बाकी से कुछ याद रखने की इधर जरूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादा सब्जेक्ट तो होता नहीं है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो अहेड। तो यहीं से एक्जैक्टली आपके नरेशन का दी एंड होता है, तो वहाँ पर हम सिंपल लिख देते हैं दी एंड। इज दैट क्लियर? दिस इज प्रीटी मच इनफ, इससे ज़्यादा भी जाने की जरूरत नहीं है, इतना जानकर सिंपल प्रैक्टिस करो एंड दैट्स गुड। इज दैट क्लियर टू यू? तो चलिए सर यहीं से हम इसको दी एंड करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ नए संडे से लेते हैं, कुछ नया सीखते हैं। नरेशन तो यहाँ से दी एंड हो जाता है। आज उस टॉपिक को भी मैं कवर कर दूंगा, कल बता देना, जिसका भी रिवीजन करवाना हो करवा दूंगा एंड देन वी विल बी एंडिंग द दिस जर्नी। व्हाट वी आर गोना डू हियर, कुछ संडेज देता हूँ, यहाँ पर वर्ड्स देता हूँ, वर्ड्स को ध्यान देना। पहला वर्ड है आपका लुक। लुक मतलब होता है देखना, लेकिन लुक का मतलब लगता भी होता है, ठीक है ना, लगना कुछ इस तरीके से। थिंक, फील, साउंड, सीम, ठीक है ना, ये सारे वर्ड्स हो गए। अच्छा, इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है लगना। इनका मतलब क्या होता है? लगना। लगना मतलब जो आपको फील होता है ना, जो अंदर से लगता है कि अच्छा लगता है, बुरा लगता है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। लगना, लगना मतलब अच्छा लगना, बुरा लगना, अच्छा दिखना, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरीके से। तो इन सब का मतलब हो गया लगना। ये तो लगना ही रहने दो। अब बात करते हैं इनसे संडेज कैसे बनाते हो। जैसे मैंने बोला तुम अच्छे लगते हो, ठीक है ना, तो ऐसा लगता है कि तुम अच्छे हो, तो यहाँ पर बोलोगे इट लुक्स ऐसा लगता है, यू आर गुड। इज दैट क्लियर? समझ गए? तो इट लुक्स मतलब ऐसा लगता है। अगर तो यहाँ पर लुक्स का मतलब ऐसे बोल दोगे इट फील्स, ऐसा लगता है आज ठंडी है, तो इट फील्स दैट इट्स कोल्ड टुडे, कुछ इस तरीके से, इट्स कोल्ड टुडे। ऐसे ही थिंक का, थिंक में तो आई थिंक बोलोगे। जैसे आई थिंक मुझे लगता है, आई थिंक यू आर माई टीचर, मुझे लगता है कि तुम मेरे टीचर हो, तो यहाँ पर भी थिंक का मतलब लगना हो गया। फील का तो हो ही गया यहाँ पर। साउंड, इट साउंड्स गुड, ये अच्छा लगता है, इट साउंड्स गुड। सपोज कोई गाना है, आप बोलते हो इट साउंड्स गुड, मतलब ये अच्छा लगता है। और सेम, इट सीम्स टू बी बेटर, ये बेहतर लगता है, कुछ इस तरीके से। तो अगर कोई चीज़ देखने पे ओके, आप जब देखते हो वहाँ पर अगर अच्छी लगती है, कुछ भी लगता है, तो वहाँ पर लुक का यूज करोगे। अगर महसूस करने पे अच्छा लगता है तो वहाँ पर फील का यूज करोगे। सोचने में कुछ लगता है तो वहाँ पर थिंक का यूज करोगे। सुनाई देने में कुछ अच्छा लगता है बुरा लगता है, दैट डजंट मैटर, वहाँ पर साउंड का यूज करोगे। और सीम, अगर कोई चीज़ प्रतीत होती है ऑटोमेटिकली, ठीक है ना, तो वहाँ पर आप सीम का यूज कर दो। लुक मतलब होता है देखना, आप खुद देखते हो, और सीम का मतलब वो खुद दिखाई देती है, प्रतीत होती है। इज दैट क्लियर टू यू? तो
कुछ इस तरीके से इन सब का मतलब लगना हो गया। लुक्स का भी मतलब लगना देख कर, फील का मतलब फील करके लगना, थिंक का मतलब थिंक करके लगना, मतलब अच्छा भी लग सकता है बुरा भी लग सकता है लेकिन थिंक करके। साउंड का मतलब आवाज़ सुनाई देकर, सपोज कोई कहा कि क्या मेरी आवाज़ आ रही है, तो आप बोलोगे हाँ अब आ रही है, अच्छा लग रहा है अब, तो आप बोलोगे इट साउंड्स गुड नाउ। ओके, ऐसे ही सेम का मतलब इट सेम्स टू बी बेटर, मतलब अब ये अच्छा प्रतीत हो रहा है, अच्छा दिख रहा है, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू सिंपली गो अहेड। तो इन सब का मतलब हो गया लगना। अब यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ। ओके, मैंने बोला इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि यू आर माई ब्रदर, ऐसा लगता है कि तुम मेरे भाई हो। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि आज गर्मी, इट सीम्स दैट इट्स हॉट टुडे, इट्स हॉट टुडे, दूसरा सेंटेंस हो गया। देन इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है, अब ये सेंटेंस तो बहुत ही ज़्यादा आसान है ना। इट सीम्स दैट ही डजंट हैव मनी, ही डजंट, ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, ले लो, ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, कुछ इस तरीके से। देन एक और सेंटेंस, इट सीम्स दैट यू हैव अ फीवर, कोई भी सेंटेंस हो, दैट डजंट मैटर। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस, एंड दैट्स गोना बी लाइक इट सीम्स दैट ही इज प्लेइंग, इट सीम्स दैट, एक और लेते हैं, प्लेइंग को पूरा ही ले लेते हैं यहाँ से। इट सीम्स दैट ही प्लेज, ऐसा लगता है कि वह खेलता है, प्लेज हो जाएगा। देन ऐसा लगता है कि वह खेल रहा है, इट सीम्स दैट ही इज प्लेइंग, इट सीम्स दैट ही हैज़ प्लेड, ऐसा लगता है कि वह खेल चुका है। एंड देन इट सीम्स दैट ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, कुछ इस तरीके से। ऐसे इट सीम्स दैट ही डजंट प्ले, ही डजंट प्ले, कुछ इस तरीके से। ऐसे ही इट सीम्स दैट ही इजंट प्लेइंग, कुछ इस तरीके से सारे मैंने सेंटेंस दे दिए। समझ गया? समझे? ओके, बहुत ज़्यादा सिंपल से सेंटेंस। ऐसे इट सीम्स का मतलब होता है ऐसा लगता है, ऐसा लगता है मतलब देखने में ऐसा लगता है। इट सीम्स दैट ही हैजंट प्लेड, ये सारे सेंटेंस हैं, ही हैजंट प्लेड, कुछ इस तरीके से ये सेंटेंस होगा। यहाँ पर क्या हुआ, सेंटेंस बड़ा करके यहाँ पर आप अल्टीमेटली बोल रहे हो कि इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट मतलब कि यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। अब इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म कैसे होता है वो हम बात करते हैं कि शॉर्ट फॉर्म इसका बना कैसे सकते हो। तो शॉर्ट फॉर्म सिंपली जो दूसरा वाला सेंटेंस है ना, दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको पहले लगा दो। सिंपल ऐसे बोलोगे, यू सीम, और बाय द वे यहाँ पर मतलब दूसरे वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसको शुरू में ला दोगे और बाकी ये सेम ही लगेगा यहाँ पर पूरा, और ये दूसरा वाला सेंटेंस जो जिस भी टेंस में होगा उसको लगा दोगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखना एग्जैक्टली मैं कैसे बना रहा हूँ। ये काइंड ऑफ शॉर्ट तरीका है सेम चीज़ को कहने के लिए। तो पहला तरीका हो गया, इट सीम्स दैट यू आर माई ब्रदर। दूसरा, यू सीम, अब यू लगा दिया, यू को शुरू में ला दिया और बाकी सारा का सारा सीम लगा दिया। और जो दूसरा सेंटेंस था टू बी का था, तो यहाँ पर सिंपल टू बी लगा दो, यू सीम टू बी माई ब्रदर। इज दैट क्लियर? यहाँ पर क्या किया, यू को शुरू में ले गए। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ये काइंड ऑफ एडवांस लेवल का तरीका मैं बताना कि कैसे एक सेंटेंस है जो उसको बड़ा करके बोलते हो, उसी सेंटेंस को शॉर्ट करके शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोल सकते हो। तो यहाँ से यू को आपने शुरू में ले गया, जैसे यू शुरू में आ गया तो इट उट को हटाओ, यहाँ पर सिंपली यू सीम कर दो और बाकी फिर दूसरे सेंटेंस में चले जाओ। अच्छा, दूसरे सेंटेंस में जाओगे तो टू बी का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर आपने टू बी लगा दिया, तो यू सीम टू बी माई ब्रदर। इज दैट क्लियर? ऐसे सारे सेंटेंस में यही होगा। ऐसे ही इट सीम्स दैट इट्स हॉट टुडे, तो कुछ नहीं, जो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसको शुरू में लाओ, तो सिंपल इट सीम्स, और बाकी जो दूसरे पहला इट लगाओ और सीम्स लगाओ, खत्म हो गया। फिर दूसरे सेंटेंस में चले जाओ, तो दूसरे सेंटेंस टू बी का ही है, तो इट सीम्स टू बी हॉट टुडे। यहाँ पर टू बी मैंने क्यों लगाया, टू बी मैंने इसलिए लगाया क्योंकि दूसरा सेंटेंस टू बी का ही था। यस और नो? यहाँ पर इट इज लगा था तो टू बी का है, यू आर लगा है तो टू बी का है। यस और नो? सिंपल है। ऐसे ही इट सीम्स दैट ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, ही को शुरू में ले जाओ तो आप लगा दोगे ही, फिर आपको सीम्स लगाना है तो ही सीम्स, अब आपको वर्ब लगाना है तो टू लगा के अब वर्ब लगाओगे। वर्ब कहाँ से आएगी, दूसरे सेंटेंस से आएगी, तो दूसरे सेंटेंस की वर्ब है टू हैव, ठीक है ना। तो ही सीम्स टू हैव, टू के बगल में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ही सीम्स टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। तो आर यू गेटिंग द आइडिया एग्जैक्टली सेंटेंस बन कैसे रहे। और ये काइंड ऑफ एडवांस तरीका हो गया सेम चीज को बोलने का। ऐसे आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला इट सीम्स दैट यू हैव अ फीवर, तो यू को शुरू में ला दो तो यू हो गया, फिर सीम लगा दो तो यू सीम। अब बाकी सेकंड सेंटेंस में जाओ, वर्ब देखो और वर्ब को सिंपली लगा दो,
ठीक है ना। तो क्या करना है, यू को शुरू में लाओ, फिर सेम लगा दो जो भी पहले सेंटेंस में वर्ब लगी हुई है, उसके बाद सेकंड सेंटेंस में जाओ, उसकी टू लगाकर उसकी वर्ब लगा दो। तो यू सेम टू, अगेन वर्ब टू हैव है, तो यू सेम टू हैव अ फीवर, कुछ इस तरीके से। ऐसे ही आगे मूव करते हैं। ओके, हियर वी आर, नेक्स्ट सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं। दैट्स गोना बी लाइक इट सीम्स दैट ही प्लेज, ऐसा लगता है कि वो खेलता है। तो इसको शॉर्टकट में कैसे बोल सकते हो, ही शुरू में आ जाएगा, तो ही सीम्स टू, अब दूसरे सेंटेंस की वर्ब क्या है, दूसरे सेंटेंस की वर्ब है प्ले, तो ही सीम्स टू प्ले। इज दैट क्लियर? कुछ इस तरीके से सेंटेंस बना रहे हो, ध्यान देना कैसे सेंटेंस बन रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसान हो जाएगा। बट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट शुरू में ला रहे हो, फिर सेम लगा रहे हो जो लगा था, और टू लगाकर वर्ब लगा दे रहे हो डायरेक्टली दूसरे सेंटेंस की। ऐसे इसमें चलते हैं। इट सीम्स दैट ही इज प्लेइंग, कुछ नहीं करना, ही को शुरू में ला दो, तो ही को आपने शुरू में लगा दिया, सीम्स लगा दिया, सिंपल सी बात है। फिर दूसरे सेंटेंस में आ जाओ, और दूसरे सेंटेंस में वर्ब क्या है, दूसरे सेंटेंस में वर्ब है टू बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। सुनो, वर्ब मतलब पूरी वर्ब लेना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को लेना है। तो टू बी प्लस वर्ब के साथ आएंगे, पूरा का पूरा है, तो ही सीम्स टू बी प्लेइंग हम बोल देंगे। समझ गए? वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हमें दोनों को उठाना है। आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़े तो हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस आया। नेक्स्ट सेंटेंस है इट सीम्स दैट ही हैज प्लेड, ऐसा लगता है कि वह खेल चुका है, तो ही को शुरू में ला दो, तो ही सीम्स। अब इसमें वर्ब क्या है, इसमें वर्ब है टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब है, तो सिंपल लगा दो, तो ही सीम्स टू हैव प्लेड। इज इट क्लियर? ये काइंड ऑफ एडवांस तरीका हो गया। ऐसे ही एक और सेंटेंस ले लो। मैंने बोला इट सीम्स दैट ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ऐसा लगता है कि वह सुबह से खेल रहा है। इसको शॉर्ट तरीके से कैसे बोल सकते हो, ही सीम्स, अब टू लगाकर वर्ब लगाना है, वर्ब दूसरे सेंटेंस से आएगी, तो वर्ब क्या है, टू हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, यही वर्ब है ना। तो ही सीम्स टू हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। समझ गए? तो कुछ इस तरीके से सेंटेंस आपके बन रहे हैं। ये सारा का सारा सारे रूल में सेम ही तरीके से चलोगे, बस ये शॉर्ट तरीका होगा। कहने को तो ऐसे ही बोल दोगे, गलत नहीं है पहला वाला, लेकिन इसी को एक अच्छे तरीके से बोलने वाले ये तरीका है। यहाँ पर देखना सेंटेंस छोटे हो जा रहे हैं, जो भी सेंटेंस है वो छोटे लग रहे हैं। ऐसे मैंने बोला इट सीम्स दैट ही डजंट प्ले, ऐसा लगता है कि वो नहीं खेलता, तो मतलब यहाँ पर कैसे बोल दोगे, ही इट सीम्स, ऐसा लगता है वह नहीं खेलता, तो ही सीम्स, ऐसा लगता है, ही सीम्स नॉट टू प्ले। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से आप बोल दोगे, ऐसा लगता है, यहाँ पर भी ही सीम्स नॉट टू प्ले। इससे भी अच्छा है ही डजंट सीम टू प्ले, ऐसे भी बोल सकते हो। इट सीम्स ही डजंट प्ले, ऐसा लगता है कि वह नहीं खेलता है, और इसका अगर निगेटिव बनाओगे तो ही सीम्स नॉट टू प्ले, पहला ये हो गया, या तो बोल दो ही डजंट सीम टू प्ले, ही सीम्स ही डजंट प्ले, ऐसा लगता है वो नहीं खेलता। यहाँ पर थोड़ा चैट जीपीटी के पास चलते हैं, एंड लेट्स सी वेदर व्हाट काइंड ऑफ आंसर वी आर गोना बी गेटिंग ओवर देयर। आई एम गोना बी गिविंग 3 sentences to ChatGPT over here, एंड देखते हैं उसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये तो तीनों सही है। पहला सेंटेंस इट, लेट मी इंक्रीज द, ओके, पहला सेंटेंस इट सीम्स दैट ही डजंट प्ले, पहला सेंटेंस ये हो गया आपका, ही डजंट प्ले। दूसरा सेंटेंस इट सीम्स, सॉरी, ही सीम्स नॉट टू प्ले, एंड तीसरा सेंटेंस हो गया ही डजंट सीम टू प्ले, ही डजंट सीम टू प्ले। देखते हैं ऑल द 3 sentences convey same meaning but different is like, ओके, तीनों सेम ही मीनिंग ऑलमोस्ट दे रहे हैं। इट सीम्स दैट ही डजंट प्ले, दिस सेंटेंस इज सजेस्टेड दैट बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑन ब्ला ब्ला ब्ला, he does not play, the focus is on seeming aspect, and then introduces the idea of not playing. He seems not to play, this is phrase directly attributes seeming to not playing, the structure is slightly more formal or literal, ultimately किसी भी तरीके से आप बना सकते हो। This is the most straightforward and common phrasing, okay, that's great। तो यहाँ पर ultimately चाहिए बोलो he seems not to play, तो बोल दो he doesn't seem to play, he doesn't seem to play, मतलब not लगा दो, पहले शुरू में ही लगा दो, तो फिर लास्ट में लगा दो, लास्ट में लगाओगे टू के नॉट, ही सीम्स नॉट टू प्ले मतलब टू के पहले लगेगा, या तो फिर सेम के पहले लगा दो, तो वहाँ पर रूल के हिसाब से चला जाएगा। कभी भी सेंटेंस नॉट बीच में लगाओगे तो वहाँ पर ध्यान रखना कहीं पर भी टू आ जाए तो उसके पहले लगता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इट सीम्स दैट ही इजंट प्लेइंग, ऐसा लगता है कि वो नहीं खेला, तो यहाँ पर आप सिंपल बोल दोगे ही सीम्स नॉट टू, अब यहाँ पर वर्ब क्या है, वर्ब है टू बी प्लस वर्ब के साथ आएंगे, तो ही सीम्स नॉट टू बी प्लेइंग, कुछ इस तरीके से ही सीम्स नॉट टू बी प्लेइंग, या तो आप चाहो तो नॉट को शुरू में ही लगा सकते हो, तो आप सिंपल बोल सकते हो he doesn't seem to be playing, ठीक है ना, he doesn't seem to be playing, यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हो आप। लास्ट आपका सेंटेंस है, इसको भी हम ले लेते हैं, एंड दैट्स गोना बी लाइक इट सीम्स दैट ही हैज प्लेड, ऐसा लगता है कि वह नहीं खेल चुका है, तो वहाँ पर बोलोगे he seems
नॉट टू हैव प्लेड, या तो नॉट को बीच में लगा दो, नॉट टू हैव प्लेड, यहाँ पर वर्ब टू है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये सीम्स नॉट टू हैव प्लेड। तो इसी तरीके से थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इन सेंटेंसों को, ज़्यादा टेंशन मत लेना, मैं बस बता रहा कि ऐसे भी एक तरीका होता है जिसमें सेंटेंस को शॉर्ट करके बोल सकते हो। तो ही सीम्स नॉट टू हैव प्लेड, या तो सिंपल, इससे भी बेहतर है आप सिंपल बोल दो ही डजंट सीम टू हैव प्लेड, नॉट को हमने शुरू में ही लगा दिया। कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करने वाले हो। ये काइंड ऑफ एडवांस तरीका हो गया। सेम चीज़ को यहीं पर भी लेफ्ट साइड में भी कह रहे हो, सेम चीज़ को राइट साइड में कर रहे हो, बट राइट साइड का काइंड ऑफ थोड़ा छोटा सेंटेंस हो गया और सेम चीज़ को कम शब्दों में आप बता पा रहे हो। समझ गए? तो इस तरीके से एग्जैक्टली आपको मूव करना है, ट्राई करना धीरे धीरे इन सब की प्रैक्टिस करने का। इट्स लाइक एडवांस, रियली एडवांस लेवल। जब आपको बेसिक सारा डन हो जाएगा तब इस तरीके के सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करना शुरू करते हो। ऐसे एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैंने बोला इट फील्स दैट इट्स हॉट हियर, ऐसा लगता है कि यहाँ पर गर्मी है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, तो आप सिंपल बोल दोगे इट, जो दूसरे का सब्जेक्ट है उसको शुरू में ला दोगे आप, तो इस शुरू में आया, फिर बाकी फील्स लगा दोगे। इट फील्स टू, अब टू बी, यहाँ पर बी टू बी का सेंटेंस है, पर्टिकुलर सेकंड सेंटेंस, तो यहाँ पर वर्ब टू बी है, तो इट फील्स टू बी हॉट हियर। समझ गए? कुछ इस तरीके से सेंटेंस को आपने बना दिया। ऐसे ही इट फील्स दैट आई एम सफरिंग, ऐसा लगता है कि मुझे बुखार आने, ऐसा लगता है कि मुझे बुखार आने वाला है, तो इट फील्स दैट आई एम अबाउट टू सफर फ्रॉम अ फीवर, वैसा लगता है कि मुझे बुखार आने वाली है। तो यहाँ पर क्या करोगे, आई को शुरू में लगा दो, तो आई फील, अब वर्ब क्या है, वर्ब है टू बी और फिर इसके आगे का सारा तो वही लगा दो, तो आई फील टू बी अबाउट टू सफर फ्रॉम अ फीवर। ध्यान देना, वर्ब के आगे वाला हमने पूरा उठा लिया। सब्जेक्ट को हमें शुरू में ले जाना, तो हमने सब्जेक्ट को शुरू में लगाया, फिर बाकी फील लगा दिया, फिर जहां से वर्ब शुरू हुई वहां से सारा का सारा सेंटेंस आप रख दो। ठीक है ना? ऐसे आप सारे सेंटेंस में करते आ रहे हो। जैसे यहाँ पर आपने इट को शुरू में लगाया, फिर लगाया, और इसके बाद यहाँ से वर्ब शुरू हुई, तो यहाँ से सारा का सारा सेंटेंस उठाकर नीचे रख दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि इट फील्स, ऐसा लगता है दैट आई एम गना फेल, ऐसा लगता है मैं फेल हो जाऊंगा, तो आई फील, इट फील्स दैट आई एम गना फेल। अब यहाँ पर क्या बोलोगे, आई फील, अब बाकी वर्ब क्या है, वर्ब से आगे यहाँ पर ले लो, सारा का सारा डन हो जाएगा। तो आई फील, और वर्ब शुरू होती है एम से, तो एम हो गया टू बी, तो बाकी आप पूरा रख दो, तो आई फील टू बी गना फेल। बाय द वे काइंड ऑफ ऑकवर्ड, इसको ज़्यादा टेंशन मत लेना, बट हो गया, बन गया साथ साथ में। तो आई फील टू बी गना फेल, समथिंग लाइक दिस। ये बहुत ही ऑकवर्ड है, इसका स्पोकन यूज नहीं होगा, आपको ऑटोमेटिकली सेंटेंस पता चल जाते हैं, भले ही रूल से बन रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आपकी स्पोकन यूज नहीं होते हैं। जैसे ये वाला सेंटेंस, आई डोंट थिंक यू आर गोना यूज दैट, बट समझ में आना चाहिए कि हाँ ऐसे कुछ होता है। क्या करना है, अगेन मैं तरीका बता रहा हूँ, इसको एक बार लास्ट में आपको यहाँ पर रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके के सेंटेंस आपको कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे, तो वहाँ पर आपको बस ध्यान देना है। ठीक है ना, कि सेंटेंस बन कैसे रहें। तो मैंने क्या बोला, एक इस तरीके का सेंटेंस रहेगा, जैसे इट सीम्स, ठीक है ना, इट जस्ट अ सेक, इट सीम्स, इसका मतलब हो गया ऐसा लगता है, क्या लगता है, दैट कि माई फादर इज एट होम, माई फादर इज एट होम। तो कुछ नहीं करना, बस मैंने क्या तरीका बताया कि मैंने कहा सिंपल सी बात है, दूसरे का सब्जेक्ट है, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, उसको शुरू में ला दो, कीप इन माइंड। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, इसको आपको शुरू में लाना है, तो इसको आपने शुरू में ला दिया और आपने बोला माई फादर, और फिर वो जीसी में लगा दो यहीं पर, तो माई फादर सेम्स, और जो दूसरे का ये जो सेक्शन छोड़ के आए थे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा का पूरा, उसको लगा दो टू लगाकर, टू। अब जब टू आ गए तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो यहाँ पर इज का टू लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी तो टू बी हो जाएगा। तो माई फादर सेम्स टू बी एट होम। समझ में आ गया? इसको इस तरीके से एक्चुअली मुझे शुरू में एक्सप्लेन करना चाहिए, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आई एम एक्सप्लेनिंग इट राइट नाउ, बट इस तरीके से आगे आप मूव करने वाले हो। ऐसे का दो एग्जाम्पल और दे देता हूँ, और बाकी पीछे भी जाकर देखोगे ना, तो उसी तरीके से हमने सारे का सारा बना है, तो थोड़ा देख लेना कि एग्जैक्टली सेंटेंस बन कैसे रहा। एक दो एग्जाम्पल्स और ले लो, बेटर रहेगा। जैसे मैंने बोला इट सीम्स, ऐसा लगता है, इट सीम्स दैट ही हैज बीन बिजी फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसको छोटा कैसे करोगे, फॉर अ लॉन्ग टाइम, चाहे ऐसे बोलते हो तो छोटा करके बोल दो, आपकी चॉइस। तो यहाँ पर क्या करोगे, सब्जेक्ट को पहले लाओ, सब्जेक्ट को पहले लगाओगे तो यहाँ पर ही लग जाएगा। ठीक है ना, जैसे ही सब्जेक्ट को ला दिया, मतलब इधर का इतना छोड़ के आए हो, इधर पूरा पूरा, और फिर इधर सेम लगा दो, तो ही सेम्स, और बाकी टू लगाकर, ही सीम्स आ गया, बाकी टू लगाकर इधर का जो छोड़ के आए थे उसे लगा दो। तो टू के बगल में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ही सीम्स टू, बाकी हो जाएगा हैव बीन बिजी
फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आई होप आपका दिमाग काम करने लग गया कि अच्छा ऐसे भी बोल सकते हैं। बाय द वे दोनों सेंटेंस सेम है, ओके, बट द थिंग इज दैट दूसरा वाला सेंटेंस ज़्यादा बेहतर लगता है बोलने में, दैट इज द ओनली थिंग। ऐसे एक और लास्ट एग्जाम्पल ले लो, बस यही करना है कि पहले सेंटेंस को शुरू में लाओ, सेंटेंस को शुरू में लाने के बाद वो जो वर्ब थी उसको वर्ब को लगा दो, यहाँ पर वर्ब भी लग गई, वर्ब लगाने के बाद जो छोड़ के आए थे उसको लगा दो। वहाँ पर बस इतना ध्यान रखना कि टू लगाओ, कि टू लगाकर उसको लगाओगे, और टू के बगल में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो जहाँ पर हैज आए तो वहाँ पर हैव लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगा, कुछ ऐसा हो गया। एक लास्ट सेंटेंस ले लो, इट लुक्स दैट ही इज हैंडसम। अब यहाँ पर लुक यूज क्यों हुआ कि आपने देखा तब आपको ऐसा लगा, ठीक है ना, तो इट लुक्स ऐसा लगता है, इट लुक्स दैट ही इज हैंडसम, समथिंग लाइक दैट, ओके, ही इज हैंडसम, इट लुक्स दैट ही इज हैंडसम। यहाँ पर क्या करोगे, ही को पहले लाओ तो ही लुक्स लगा दिया, और बाकी जो भी छोड़ा था टू लगाकर जोड़ दो। तो यहाँ पर इतना हमने छोड़ कर आया था, तो यहाँ पर टू के बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो ही लुक्स टू बी हैंडसम। आप सिंपल बोल सकते हो ही लुक्स हैंडसम, वो भी बेहतर है, इसे भी बेहतर ही लुक्स हैंडसम ही बोल दो, लेकिन ऐसा भी आप बोल सकते हो, तो ही लुक्स टू बी हैंडसम, समथिंग लाइक दिस। बट अगेन ये सेंटेंस ज़्यादा आपकी स्पोकन में यूज नहीं होगा, आप सिंपली बोल सकते हो ही लुक्स हैंडसम, दैट इज काइंड ऑफ फॉर बेटर देन दैट दिस वन, बट आपको पता होना चाहिए ऐसे बनते हैं। एक सेंटेंस लास्टली ले लो, उसके बाद हम इस टॉपिक को दी एंड यहाँ पर करने वाले, एंड दैट्स गोना बी लाइक इट साउंड्स दैट, ऐसा। अब यहाँ पर साउंड का यूज क्यों किया, क्योंकि सुनने में ऐसा लगता है, ठीक है ना। अगर लुक का यूज किया तो देखने में ऐसा लगता है, सीन का यूज कर दो तो ऐसा प्रतीत होता है, फील का यूज कर दो तो ऐसा महसूस होता है, वहां पर लगने वाला सेंस है। साउंड का यूज कर दो सुनने में ऐसा लगता है, इट साउंड्स दैट द म्यूजिक इज गुड, द म्यूजिक इज गुड, कुछ इस तरीके से। अब इसको कैसे बनाओगे, द म्यूजिक सब्जेक्ट होगा, शुरू में ला दो, तो आप सिंपल बोल दोगे द म्यूजिक, बाकी यहाँ पर फिर वो वर्ब लगा दो, साउंड्स आप लगा दोगे, साउंड्स, और बाकी इधर दो छोड़ कर आए थे इस गुड को, इस पूरे सेंटेंस को लगा दो, तो टू, अगेन यहाँ पर बी है तो टू बी गुड, वेल कुछ इस तरीके से सेंटेंस आ जाएगा। सो द म्यूजिक साउंड्स टू बी गुड, ओके, म्यूजिक सुनने में अच्छा लगता है, कुछ इस तरीके से। एंड दिस इज हाउ यू हैव टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेज। अगेन आई एम टेलिंग दिस इज नॉट एन इजी टॉपिक, ये टॉपिक तभी आप अच्छे से गो थ्रू कर पाओगे जब आपके सारे बेसिक्स कवर हैं, अच्छे से सब कुछ बनता है। तो बस आप तरीका ध्यान दो कि ऐसा भी तरीका हो सकता है जहां पर दोनों सेंटेंस को हम शॉर्ट करके बोल सकते हैं। कहाँ कौन से सेंटेंस शॉर्ट हो गए, जहां पर लुक, थिंक, फील, साउंड, सिम, ऐसे कुछ वर्ड्स आ जाए, उनको आप शॉर्ट कर सकते हो, मतलब छोटा कर सकते हो, डायरेक्टली आप बोल सकते हो, समझ गए। ओके, तो आई हैव गिवन यू द वे कि इस तरीके से कुछ हो सकता है। अब बाकी इनकी कितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, इतना अगर आपको पता रहेगा तो आगे चल के अगर कोई भी सेंटेंस आता है तो उसका आइडिया लगाने में, मतलब समझ लाइक आप यू कैन इजिली गेट द आइडिया कि अच्छा इस तरीके से इसकी मीनिंग होने वाली है। तो यहाँ पर ही के बगल में सीम्स के साथ ऐसा क्यों हो गया, कहीं पर टू बी प्लस वर्ब के साथ आएंगे बीच में क्यों आ गया, क्योंकि वहाँ पर हमने दो सेंटेंस को जोड़कर बनाया है। तो मेनली पहले सेंटेंस था इट सीम्स दैट ही इज प्लेइंग, दोनों को जोड़ दिया तो ही सीम्स टू बी प्लेइंग, तो कहीं पर भी टू बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी आ गया तो काम कर रहे होने की बात ही हो रही है। कहीं पर टू है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया तो काम कर चुके होने की ही बात हो रही है। तो ही सेम्स मतलब ऐसा लगता है कि वह हैव प्लेड मतलब खेल चुका है, तो वहां पर भी काम खत्म हो गया है। ऐसे ही कहीं पर हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी आ गया सेंटेंस के बीच में टू लगाकर, तो वहां पर भी किसी समय से काम कर रहे होने की ही बात हो रही है। तो आपके फंडामेंटल जो रूल्स है वो सेम ही रहेंगे। द थिंग इज दैट ये शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, शॉर्ट तरीका है ये बड़े सेंटेंस को सिंपल शब्दों में बोलने का। इज दैट क्लियर? ओके, तो आगे चल के कभी भी ऐसे सेंटेंस मिले तो इनको भी ध्यान रखना। एंड दिस वाज इट, इसको मुझे बताना था। लास्टली हमारे पास चलो एक क्वेश्चन टैग्स के बारे में हम कल बात करेंगे, एंड देन इन दिस इज हाउ वी आर गोना बी गोइंग एट। लास्ट टॉपिक जो है हम कल क्या कवर करने वाले हैं, कल मैं कवर करने वाला हूँ क्वेश्चन टैग्स के बारे में, और उसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक हो तो बता देना। एक यहाँ पर बता रहा हूँ हैविंग सेड दैट, हैविंग सेड दैट, इसका मतलब होता है हैविंग मतलब हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, से का मतलब होता है कहना, हैव हेल्पिंग वर्ब कुछ ऐसा समझ लो। तो हैविंग सेड दैट का मतलब होता है यह कहने के बाद भी, इसके बावजूद भी। तो हैविंग सेड मतलब कह चुके हो यहाँ पर, और दैट लगा रहे हो तो इसका मतलब हो गया के बावजूद भी, ठीक है ना, इसका मतलब हो गया के बावजूद भी। ओके, जैसे मैंने बोला इसके सॉरी इसके बावजूद भी, ठीक है ना, के बावजूद नहीं, इसके बावजूद भी। तो इसको भी ध्यान रखना, स्पोकन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसके बावजूद भी मैंने बोला कि मैंने पढ़ाई नहीं की, आई डिडंट स्टडी,
मैंने पढ़ाई नहीं की, इसके बावजूद भी मैं एग्जाम में फेल नहीं होऊंगा. हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद भी मैं एग्जाम में फेल नहीं होऊंगा. आई वोंट फेल इन द एग्जाम, आई वोंट फेल द एग्जाम, इन मत लगाना, आई वोंट फेल द एग्जाम, कुछ इस तरीके से. तो जहां पर आप हैविंग सेड दैट लगा रहे हो वहां पर इन स्पाइट ऑफ दैट भी लगा सकते हो, आई वोंट फेल द एग्जाम. तो कि ये हो गया हैविंग सेड दैट का मतलब हो गया ये जो मैंने कहा उसके बावजूद भी, मतलब ये तो कह तो दिया हूं लेकिन इसके बाद भी ये पर्टिकुलर थिंग है. तो हैविंग सेड दैट की जगह आप अगर अच्छा हो तो जहां पर आपने हैविंग सेड दैट लगाया, हैविंग सेड दैट लगाया, वहां पर इन स्पाइट ऑफ दैट भी लगा सकते हो. ठीक है ना, वहां पर आप इन स्पाइट ऑफ दैट लगा सकते हो. इन स्पाइट ऑफ का यूज मैंने पहले बता दिया, तो इन स्पाइट ऑफ दैट लगा सकते हो. ठीक है ना, यहाँ पर आप डिस्पाइट दैट भी लगा सकते हो, डिस्पाइट दैट भी लगा सकते हो, आपकी चॉइस है. तो कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर जाओगे. तो जहाँ पर इनका यूज करते हो वहाँ पर हैविंग सेड दैट का भी यूज कर लोगे. जैसे एक और एग्जांपल ले लो, दैट्स गोना बी लाइक मेरे भाई ने चोरी की है लेकिन ये कहने के बावजूद भी ये सच है. कुछ ऐसा अगर आप बोलना चाहते हो कि वह चोर नहीं है, तो माई ब्रदर इज टोल्ड हैविंग सेड दैट ही इज नॉट अ थीफ, मतलब मेरी भाई ने चोरी की लेकिन वो चोर नहीं है, ये कहने के बावजूद भी ये. तो वहां पर लगा दो हैविंग सेड दैट, मैंने मतलब ये तो मैंने कह दिया लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका ये है. ठीक है ना, तो हैविंग सेड दैट मतलब इसके बावजूद भी वह चोर नहीं है, ही इज नॉट अ थीफ. कुछ ही तरीके से यहाँ पर आप हैविंग सेड दैट का यूज करते हो, इसको ध्यान रखना. कहीं पर भी इसके बावजूद भी आपको बोलना तो वहां पर हैविंग सेड दैट का यूज कर सकते हो. इज दैट क्लियर टू यू? तो कल आपका लास्ट टॉपिक एक हम कवर करने वाले हैं, दैट्स गोना बी क्वेश्चन टैग्स. एंड क्वेश्चन टैग्स के बाद आई थिंक ऑल द टॉपिक्स इन इंग्लिश व्हिच आर काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्पीक इंग्लिश, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर गोना बी कवर्ड. कोई टॉपिक अगर आपको लगता है कि मैंने छोड़े तो बता देना, मैं इसको भी कवर कर दूंगा, दैट्स नॉट अ बिग डील. एंड दिस इज हाउ वी आर गोना बी एंडिंग द क्लास. सो मे बी टुमारो दैट्स गोना बी द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैलेंज, एंड आफ्टर दैट आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन. Alrighty, take care Mr. J, and Sanif, I hope he is also here if I'm not wrong. Okay, he's gone. Okay then, take care, and now I'm gonna be catching up tomorrow. Just इन सारी examples की practice कर लेना, and tomorrow we will be ending this challenge. Okay then, bye bye, take care, have a great day, see you.